फ्रेंड्स, वेलकम टू डिलाइट आईएएस। मैं सृष्टि एनसीईआरटी समरी प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम पढ़ेंगे क्लास 11th एनसीईआरटी भूगोल में जो हमारा चैप्टर लास्ट चल रहा था, भू आकृति तथा उनका विकास, उसका पार्ट 2। ठीक है, हमने अपना जो लास्ट क्लास रोकी थी, खत्म की थी, वो कोई इस टॉपिक पे की थी, कुंड, दोलरंध्र, लैपिस, चूना पत्थर, चबूतरे। तो हम इनके बारे में पढ़ेंगे कि ये सब क्या हैं, ये स्थलाकृतियाँ कैसी होती हैं। ठीक है, तो चूना पत्थर चट्टानों के तल पर घुलन क्रिया द्वारा छोटे व मध्यम आकार के छोटे गोल गर्तों का निर्माण होता है, अर्थात छिद्र नुमा, आप इसको सोच सकते हैं। ठीक है, किससे होता है? घुलन क्रिया के द्वारा ये होता है, जिनके विलय पर इनके विलयन जो रंध्र हैं उसे विलयन रंध्र कहते हैं। घोल रंध्र कास्ट क्षेत्रों में बहुतायत में पाए जाते हैं और घोल रंध्र एक प्रकार के छिद्र होते हैं जो ऊपर से वृत्ताकार तथा नीचे कीप की आकृति के होते हैं, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये हैं घोल रंध्र। ठीक है, तो ऊपर से ये कैसे हैं? ऊपर से ये वृत्ताकार हैं, लेकिन नीचे इस तरीके से ऊपर से आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन यहाँ पे एक कीप नुमाई इस तरीके से बने हुए देखने को मिलेंगे। ठीक है, जो ऊपर से, ये हमने बता दिया, जो ऊपर से वृत्ताकार और नीचे कीप की आकृति के होते हैं, और इनके क्षेत्रीय विस्तार कुछ वर्ग मीटर से हेक्टेयर तक हो सकते हैं, और इनकी गहराई आधा मीटर से 30 मीटर तक या उससे अधिक भी हो सकती है। और बात करें घोल रंध्रों के बीच बारे में, तो कुछ अन्य जो घुलन प्रक्रिया है उनके द्वारा घोल रंध्रों के नीचे कुछ कंदराएं बनती हैं। ठीक है, कंदराएं कैसे बनती है? घोल रंध्रों के नीचे बनी जो कंदराएं होती हैं उनकी छत ध्वस्त हो जाए, मतलब कंदराएं कह सकते हैं आप एक प्रकार से। यहाँ पे आप समझिएगा, कंदराएं होती हैं किसी भी छत नुमा, जैसे कटाव हो जाता है, पानी से कटाव होता है, वो इस तरीके से यहाँ से अगर जल निकल रहा है तो यहाँ से ही कटाव होते होते पत्थर की ये कंदराएं गुफानुमा या छतनुमा बन जाती हैं। ठीक है, तो क्या होता है कि इन कंदराओं के ध्वस्त, इनकी छतों के ध्वस्त हो जाने के बाद घोल रंध्रों के जो छिद्र होते हैं वो बड़े हो जाते हैं और ध्वस्त हो जाते हैं, या तो इनको क्या कहते हैं? इन्हें निपात रंध्र के नाम से भी जानते हैं, जब ये छतें ढह जाती हैं या ध्वस्त हो जाती हैं। एक बार और समझेंगे, इनमें से कुछ का निर्माण अकेले घुलन प्रक्रिया द्वारा ही होता है और कुछ अन्य पहले घुलन प्रक्रिया द्वारा बनते हैं, और अगर इन घोल रंध्रों के नीचे बनी कंदराओं की छत ध्वस्त हो जाए तो बड़े छिद्र ध्वस्त या निपात रंध्र के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, ध्वस्त घोल रंध्रों को क्या कहते हैं? ध्वस्त घोल रंध्र जो होते हैं उन्हें डोलाइन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डोलाइन कहा जाता है। ठीक है, और क्या होता है कि ध्वस्त रंध्रों की अपेक्षा घोल रंध्र जो होते हैं अधिक संख्या में पाए जाते हैं। कौन पाए जाते हैं? घोल रंध्र अधिक संख्या में पाए जाते हैं। बात करें कंदराओं के बारे में, तो ऐसे प्रदेश जहाँ चट्टानों के एकांतर संस्तर हों और इनके बीच में अगर चूना पत्थर के डोलोमाइट चट्टानें हों तो वहाँ पर कंदराओं का निर्माण होता है। ठीक है, एक बार और समझें इस चीज़ को, एक स्ट्रक्चर नुमा मैं आपको समझा दूँ। यहाँ पे पिक्चर में ये आपको देखने को मिल रहा है, ये गुफानुमा बना हुआ है, तो ये क्या है? ये कंदराएं कहलाती हैं जो पानी के कटाव से बनती हैं, छतनुमा बनती है इस तरीके से। यदि यहाँ पे समुद्र है और यहाँ पे कोई पहाड़ बीच में आता है तो पानी उसको काट काट के क्या बना देता है? कंदराएं बना देता है। ठीक है, अगर वहाँ पे डोलोमाइट चट्टानें हैं चूना पत्थर की, तो वो कंदराओं का निर्माण करती हैं। आगे हम बात करेंगे, आगे बात करते हैं और कंदराओं के बारे में। धीरे धीरे चूना युक्त जो चट्टानें हैं उनके अधिकतर जो भाग होते हैं वो गर्तों व खाइयों के हवाले हो जाते हैं और पूरे क्षेत्र में अत्यधिक नियमित पतले व नुकीले कटक रह जाते हैं, जिन्हें क्या कहा जाता है? लैपिस। कंदराओं के अंदर, अर्थात ये जो छतनुमा बनी है, इस छतनुमा के अंदर जो आपको ये नीचे को हॉर्न जैसे दिखाई दे रहे हैं ना, चोंचदार, ये आपको पत्थर दिखाई दे रहा है, तो इसको क्या बोला जाता है? इसको लैपिस कहते हैं। ठीक है, नुकीले जो कटक हैं, जो नुकीले आपको देखने को मिल रहे हैं, इनको लैपिस कहा जाता है। ठीक है, ये लैपिस होते हैं जो चूना पत्थर चट्टानों के तल में उनके बीच संस्तृत चट्टानों पर निर्भर है। प्राय कंदराओं का एक खुला मुख होता है
जिससे कंदरा सरिता में बहाकर बाहर जिससे कंदराओं से सरिता बाहर निकलती हैं, ठीक है, अर्थात नदियां उससे बाहर निकलती हैं। ऐसी कंदराएं जिनके दोनों सिरे खुले होते हैं, अर्थात ये वाला भी इधर का सिरा भी खुला हुआ है और उधर का सिरा भी खुला हुआ है, तो ये एक सुरंग बन जाती है, ठीक है। समुद्र के बीच में आपने बहुत सारी ऐसी पिक्चर देखी होंगी जो आपको गुफा जैसी देखने को मिलेगी। आपको याद हो कहो ना प्यार मूवी में भी ऐसा कुछ आपको देखने को मिलेगा, तो शायद से आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा इस एग्जाम्पल से, ठीक है। निक्षेपित स्थल रूप के बारे में हम जाने तो अधिकतम निक्षेपित स्थल रूप कंदराओं के भीतर ही निर्मित होते हैं। चूना पत्थर चट्टानों के में मुख्य रसायन कैल्शियम कार्बोनेट है, जो कार्बन युक्त जल में शीघ्रता से घुल जाता है। जब इस जल का वाष्पीकरण होता है तो घुले हुए कैल्शियम कार्बोनेट का निक्षेपण हो जाता है, या जब चट्टानों की छत से जल वाष्पीकरण के साथ कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त हो जाती है तो कैल्शियम कार्बोनेट की चट्टानें धरातल पर टपकने से निक्षेपण हो जाता है, ठीक है। तो ये आपको इजीली समझ में आ गया होगा ये कैसी प्रक्रिया है। बात करें स्टेलेक्टाइट और स्टेलेग्माइट के बारे में और स्तंभ के बारे में, तो यहाँ पिक्चर में देखिए, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा ये, ठीक है, स्टेलेक्टाइट और स्टेलेग्माइट, ठीक है, अधिक नुकीले होंगे। तो अगर एक सेकेंड रुकिएगा, यहाँ पे समझिए, बात करते हैं स्टेलेक्टाइट को समझाने की। स्टेलेक्टाइट विभिन्न मोटाई के लटकते हुए हिम स्तंभ जैसे होते हैं। यह आधार पर या कंदरा की छत के पास मोटे होते हैं, ठीक है, और छोर पर कैसे होते हैं, पतले, अर्थात ये कंदरा है, ठीक है, ये गुफानुमा समझिए, नुकीले, ऊपर से चौड़े, ठीक है, धरातल से चौड़े, और ये नुकीले, ठीक है। तो ये क्या होंगे, स्टेलेक्टाइट होंगे, छोर पर ये पतले हो जाते हैं। वहीं जो स्टेलेग्माइट है, स्टेलेग्माइट एक स्तंभ के एक चपटी तस्तरी नुमा आकार में समतल के आकार के होते हैं। यहाँ पे आपको पिक्चर में देखने को मिल जाएगा इस प्रकार से, जो लटके हुए हैं ये क्या है, स्टेलेग्माइट और स्टेलेग्माइट, ठीक है। तो इस प्रकार के ये होते हैं। आगे बात करें हिमनद के बारे में, तो पृथ्वी पर भारत के रूप, पृथ्वी पर एक सेकेंड रुकिएगा, पृथ्वी पर यह भारत नहीं है, परत है। पृथ्वी पर परत के रूप में प्रवाह या पर्वतीय ढालों से घाटियों में क्या होता है, घाटियों में बहते, घाटियों में रैखिक प्रवाह, ठीक है, रक्त प्रवाह नहीं, रैखिक प्रवाह, रैखिक प्रवाह के रूप में बहते हिम सहती को हिमनद कहते हैं। महाद्वीपीय हिमनदी गिरिपद हिमनद वे हिमनद है जो वृहत समतल क्षेत्र पर हिम परत के रूप में फैले हों, तथा पर्वतीय या घाटी हिमनद वे हिमनद है जो पर्वतीय ढालों में बहते हैं, ठीक है। पर्वतों के ऊपर आपने हिम देखे होंगे, बहुत से लोग क्या देखने जाते हैं, आइसफॉल देखने जाते हैं ना, तो वहाँ पे पहाड़ों पे क्या होता है, स्नोफॉल हो रखा होता है, तो वाइट वाइट क्या होती है, चादरें होती हैं, और वो क्या होती हैं, हिमनद होती हैं। कुछ हिमनद बहुत हमेशा बरकरार रहती हैं, 12 महीने हमेशा रहती हैं, और वही हिमनदें पिघलकर क्या बनती है, नदियों का रूप भी लेती हैं, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार के हिमनद होते हैं। बात करें अपर्दित स्थल रूप, हिमनद से अपर्दित स्थल रूप जो बनते हैं वो सर्क, जिसमें सर्क के बारे में हम बात करेंगे। सर्क जो स्थलाकृति है, हिमानीकृत पर्वतीय भागों में हिमनद द्वारा उत्पन्न स्थल रंध्रों में सर्क सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। अधिकतर जो सर्क हैं वो हिमनद घाटियों के शीर्ष पर पाए जाते हैं। एकत्रित हिम पर्वतीय क्षेत्रों से नीचे आती हुई सर्क को काटती है, और सर्क गहरे लंबे चौड़े गर्त हैं जिनकी दीवार तीव्र ढाल वाली, सीधी या अवतल होती है, ठीक है। तो समझ रहे हैं सर्क कैसे होते हैं, इसको हम आगे पढ़ेंगे, अभी पिक्चर के साथ हम इसको जानेंगे। यहाँ आपको सर्क देखने को मिलेगा, ठीक है, यहाँ रुक के, ये तीव्र ढाल वाले देखने को मिल रहे हैं, और यहाँ पे बहती हुई हिमनद आ रही है जो इस धरती को काटते हुए बनी है, और गहरी चौड़ी भी हो सकती है। तो इस प्रकार से ये आकृति बनाती है जिसे सर्क कहते हैं। हिमनदों में यह स्थल रूप पाया जाता है। हिमनद के द्वारा जो अपर्दित रूप बना है उसके बारे में हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो आगे हम बात करें सर्क के अलावा
और भी बहुत सारी स्थलाकृतियां हैं जो अपर्दित स्थलाकृतियां हैं हिमनद के द्वारा जो बनती है, जैसे कि हॉर्न, ठीक है, और ग्रीष्म या कटक। सर्क के शीर्ष पर, सर्क के शीर्ष पर अपर्दन से हॉर्न निर्मित होते हैं। यदि 3 या अधिक विकिरणित हिमनद निरंतर शीर्ष पर तब तक अपर्दन जारी रखें जब तक कि उनके तल आपस में मिल न जाए, एक तीव्र किनारों वाली नुकीली चोटी का निर्माण न हो जाए, तब तक ये जारी रहता है, और जिन्हें क्या कहते हैं, हॉर्न कहते हैं। हॉर्न पर्वतों की ये जो चोटी है इसको हॉर्न कहा जाता है। ये कैसे बनती है, इस प्रक्रिया के द्वारा बनती है, ठीक है, जो मैंने अभी आपको समझाई है, ठीक है। इस और आल्पस पर्वत सबसे ऊंची, जो आल्पस पर्वत पर सबसे ऊंची चोटी मैटरहॉर्न और हिमालय पर्वत की एवरेस्ट वास्तव में हॉर्न है, जो सर के शीर्ष अपर्दन से निर्मित हुई है, ठीक है। आगे बात करें हिमनद घाटी के बारे में। हिमनद द्वारा जो घाटी बनती है, हिमानीकृत घाटियां गर्त की भांति होती हैं, जो आकार में अंग्रेजी के यू आकार जैसी होती हैं, जिनके तल चौड़े होते हैं, वे किनारे चिकने व ढाल तीव्र होता है, ठीक है। तो इस आकार की घाटियां यहाँ पे देखने को मिलती है। हिमोड़ के बारे में बात करें, हिमोड़ हिमनद टिल के जमाव की लंबी कटके हैं, अर्थात हिमनद से जो जमाव हो जाता है और टीले बन जाते हैं, टीले रूपी जो स्थल नुमा बन जाती है स्थलाकृति, उसे हिमोड़ कहते हैं, ठीक है। आगे हम बात करें एस्कर के बारे में, तो ग्रीष्म ऋतु में हिमनद के पिघलने से जल क्या होता है, जल हिमतल के ऊपर से प्रवाहित होता है अथवा इसके किनारों से रिसता है, ठीक है, या बर्फ के छिद्रों से नीचे प्रवाहित होता है। यह जल हिमनद के नीचे एकत्रित होकर बर्फ के नीचे नदी धारा में प्रवाहित होता रहता है, ठीक है, प्रवाहित होता रहता है। ऐसी नदी या नदियां घाटी के ऊपर बर्फ के किनारों वाले तल में प्रवाहित होती हैं। यह जलधारा अपने साथ गोलाश्म, चट्टानी टुकड़े और छोटे चट्टानी मलबे बहाकर लाती है, ठीक है। जब हिमनद क्या होता है, पिघलता है, जल पिघलता है, हिमनद पिघलता है, तो उसके द्वारा जो पहाड़ों से, पत्थरों से जो कट के जल जो पर्वतों के अंदर भी चला जाता है, उससे कटाव धीरे धीरे कटाव करते करते कुछ गोलाश्म, गोल पत्थर, चट्टानी टुकड़े और छोटे चट्टानी मलबा बहाकर साथ में लेके आती है, जो हिमनद के नीचे इस बर्फ की घाटी में क्या होते हैं, जमा हो जाते हैं। आपको अगर इमेजिनेशन करें, आपने देखा होगा केदारनाथ के यहाँ पे क्या है कि ऊपर ऊपर आपको पहाड़ देखेंगे, नीचे थोड़े थोड़े छोटे छोटे पत्थर देखने को मिलेंगे, तो हिमनद से वो लाए हुए पत्थर होते हैं, मलबा होता है। ये बर्फ पिघलने के बाद एक वृत्ताकार कटक के रूप में मिलते हैं, जिन्हें क्या कहा जाता है, एस्कर कहा जाता है, ठीक है। तो एस्कर ऐसे बनते हैं। बात करें ड्रमलिन की, तो ड्रमलिन हिमनद मृत्तिका के अंडाकार समतल कटकनुमा स्थल रूप है, जिसमें रेत व बजरी के ढेर होते हैं। ड्रमनिल का हिमनद सम्मुख भाग स्ट्रॉस कहलाता है, जो पृच्छ भागों से अपेक्षा तीखा, तीव्र ढाल वाला होता है, ठीक है। आगे बात करें तरंग व धाराओं से के द्वारा जो क्या होती है, अपर्दन होता है, निक्षेपण होता है, उसके बारे में बात करेंगे। तटीय प्रक्रियाएं सर्वाधिक क्रियाशील हैं, तटीय, ठीक है, ये तटीय है। तटीय प्रक्रियाएं सर्वाधिक क्रियाशील हैं और इसी कारण अत्यधिक विनाशकारी भी होती हैं। तट पर कुछ परिवर्तन बहुत शीघ्रता से होते हैं, एक ही स्थान पर एक मौसम में अपर्दन व दूसरे मौसम में निक्षेपण हो सकता है। तटों के किनारे, यदि ये समुद्र है तो तटों के किनारे पर अधिकतर जो परिवर्तन है वो तरंगों द्वारा संपन्न होता है। यह समुद्र है और आपने देखा होगा बीच पे तरंगे आती हैं और अपने साथ मिट्टी का कटाव ले जाती हैं। यदि बहुत ताकतवर तरंगे हैं तो मिट्टी को काट के ले जाती हैं और वो तट का जो रूप है उसको बदल देती हैं, ठीक है। तो आगे बात करें तरंगों के कार्य के अतिरिक्त तटीय स्थल रूप हैं कुछ अन्य कारक पर भी निर्भर करते हैं, जैसे स्थल व समुद्री तल की बनावट, समुद्र उन्मगन या जलमगन तट, ठीक है, इसमें जलमगन तट भी हो सकते हैं। चलिए आगे देखिए, जलमग्न तट भी हो सकते हैं। समुद्री जल स्तर को स्थिर या स्थायी मानते हुए तटीय स्थल रूपों के विकास को समझने के लिए तटों को 2 भागों में वर्गीकृत किया जाता है, ऊंचे चट्टानी तट व निम्न समतल व मंद ढाल वाले अवसादी तट, ठीक है। इसके बारे में इतना ज़रूरी नहीं है जानना,
उसके आगे हम बात करेंगे निक्षेपित स्थल रूप के। ठीक है, पवनों द्वारा तटों पे निक्षेपित स्थल रूप जो बनते हैं, पुलिन या टिब्बे अर्थात बीचेस जो बनते हैं। जो समुद्र होता है यदि वह तटों से मिट्टी काट के लेके जाता है तो वापस जब लहरें दोबारा आती हैं तो उस मिट्टी को लेके आती हैं, तो क्या बनता है, बीच का निर्माण होता है, जिसे पुलिन कहते हैं हिंदी में। टिब्बे अर्थात जो आपको समुद्र में बीच में टीले और टिब्बे देखने को मिले होंगे। तटों की प्रमुख विशेषता क्या होती है, बीचेस की उपस्थिति। ठीक है, पुलिन की उपस्थिति। यद्यपि उबड़ खाबड़ तटों पर ये टुकड़े में पाए जाते हैं। बात करें टिब्बों की, तो पुलिन के ठीक पीछे पुलिन तल से उठाई गई रेत टिब्बे के रूप में निक्षेपित होती है। तट रेखा के समानांतर लंबाई में कटकों के रूप में बने रेत टिब्बे निम्न, ये क्या है, तलछटी पर देखे जा सकते हैं। आपने टिब्बे भी देखे होंगे, जो रेत के टीले होते हैं बीचेस के पास, तो उसको क्या बोला जाता है, टिब्बे बोला जाता है। ठीक है, आगे बात करें पवनों के बारे में, रोधिका के बारे में बात करें तो समुद्री अपतट पर तट के समांतर पाई जाने वाली रेत और कटक, अपतट समानांतर पाई जाने वाली रेत और शिंगिल की कटक को अपतट रोधिक कहलाती है। ठीक है, तट पर रोधिक अर्थात अवरोधी। ठीक है, जो तट की रोधी होती है, जो तट को रोकती है या तट को काटती है। ठीक है, अवरोधी होती है। ऐसी अपतटीय रोधिका जो रेत के अधिक निक्षेपण से ऊपर दिखाई पड़ती है उसे रोधिका, बैरियर, रोधिका किसे कहते हैं, बैरियर को कहते हैं। ठीक है, एक बैरियर होता है जो आपको तट के ऊपर अपतटीय देखने को मिलता है। बात करें, कई बार इन रोधिकाओं का एक सिरा खाड़ी से जुड़ा होता है तो इन्हें स्पिट कहते हैं। ठीक है, इतना ज़रूरी नहीं है रोधिका के बारे में जानना। अब हम जान लेते हैं पवनों द्वारा जो अपर्दन और निक्षेपण होता है उसके बारे में बात करते हैं। उष्ण मरुस्थल के दो प्रभावशाली नच्छादनकर्ता कारकों में पवन एक महत्वपूर्ण अपर्दन का कारक है। मरुस्थलीय धरातल शीघ्र गर्म और शीघ्र ठंडे हो जाते हैं, शीघ्र गर्म और शीघ्र ठंडे हो जाते हैं। क्या होता है, जिससे धरातल के ठीक ऊपर वायु गर्म हो जाती है। ठीक है, ठीक ऊपर वायु गर्म हो जाती है, जिससे हल्की गर्म हवा प्रक्षुब्धता के साथ ऊर्ध्वाधर गति करती है। इसके मार्ग में कोई रुकावट आने पर क्या होता है, भंवर बनता जाता है, और जब रुकावट आती है तो हवा की गति मंद हो जाती है, जिससे मंद होने पर जो हवा अपने साथ कंकड़ पत्थर रेत लेके उड़ी थी, ठीक है, तीव्रता के साथ वो मंद पड़ जाती है, और मंद पड़ने पे क्या होता है, निक्षेपण हो जाता है, वह उसको वहीं पर छोड़ देती है। तो उसके द्वारा क्या क्या बनती हैं आकृतियाँ, उसके बारे में भी हम देख लेते हैं। पवनों द्वारा जो आकृतियाँ बनती हैं अपर्दन और निक्षेपण से, अपर्दनात्मक स्थल रूप के बारे में बात करें तो जो कटाव होते हैं वो यहाँ देख सकते हैं, पेडिमेंट बनते हैं। पेडिमेंट यहाँ पे आपको चित्र में देखने को मिल रहा होगा। यहाँ ये पेडिमेंट ऐसा होता है कि मरुस्थलों में भूदृश्य का विकास मुख्यतः पेडिमेंट का निर्माण और उसके ही विकसित रूप है। पर्वतों के पाद पर मलबे रहित अथवा मलबे सहित मंद ढाल वाली चट्टानों को पेडिमेंट भी कहते हैं। पेडिमेंट का निर्माण पर्वतीय अग्रभाग के अपर्दन, मुख्यतः सरिता के क्षैतिज अपर्दन व चादर बाढ़ दोनों के संयुक्त अपर्दन से होता है। लेकिन वहीं हम बात करें समतल पर पेडिमेंट बनने की, तो क्या होता है कि समानांतर ढाल निवर्तन द्वारा पर्वतों का जो अग्रभाग है उसका अपर्दन होता है, और अपर्दित करते हुए पेडिमेंट आगे बढ़ते हैं और पर्वत घिसते हुए पीछे हटते हैं, और धीरे धीरे पर्वतों का जो अपर्दन है वो क्या होता है, अपर्दन होता जाता है, और केवल इसमें क्या होते हैं, इंसेल बर्ग निर्मित होते हैं। तो ये कुछ क्या है, पेडिमेंट, ये पेडिमेंट नहीं है, ये आपको प्लाया है। ठीक है, ये प्लाया है, ये पेडिमेंट नहीं है। आगे बात करें छत्रक के बारे में, तो छत्रक नुमा जो संरचना है वो आपको ये देखने को मिल सकती है। हवा चारों तरफ से जब आती है तो ये पत्थरों को काटती चली जाती है, धीरे धीरे ये प्रक्रिया बहुत दिनों तक चलती रहती है, कई वर्षों तक चलती है। उसके बाद जो ये पर्वत हैं या जो ये संरचना है ये कट के एक छतरी नुमा संरचना बना लेती है, तो इसको छत्रक कहा जाता है। ये पलाया है। ठीक है, यह पलाया की एक संरचना है जिसके बारे में हम बात करेंगे। पलाया मरुभूमियों में मैदान प्रमुख स्थल रूप है। पर्वतों व पहाड़ियों से घिरे बेसिनों में वहाँ मुख्यतः बेसिन के मध्य में होता रहता है। ठीक है, यदि चारों तरफ से आपको कोई घेर ले
है ना, पर्वत घेर ले और वहाँ पे क्या होगा, हवा जो है वो यहीं पे चलती रहेगी, तो वो एक जगह ऐसी ढूंढ लेगी जहाँ से वो अपना कटाव करती रहती है, और जिस कटाव से क्या बनते हैं, पलाया बनते हैं। क्या होता है इन पलायों में, जल भर जाता है, ठीक है। यह मैदान उतले जल के क्षेत्र में परिवर्तित हो जाते हैं, लेकिन इस प्रकार की जल झीलें पलाया तो कहलाती हैं, लेकिन जल्द ही वाष्पीकरण के कारण यहाँ पर जल बहुत कम समय के लिए ही देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये है पलाया का। आगे बात करें निक्षेपित स्थल रूप के बारे में, तो पवन की कटाई, एक सेकेंड रुकिएगा, पवन की छटाई करने वाला कारक भी है, ठीक है। पवन एक छटाई करने वाला कारक भी है, अर्थात पवन द्वारा बारीक रेत का परिवहन अधिक ऊंचाई एवं अधिक दूरी तक होता है। पवनों के वेग के अनुरूप मोटे आकार के कण धरातल के साथ घर्षण करते हुए चले आते हैं और अपने टकराने से अन्य कणों को ढीला कर देते हैं, जिससे क्या होता है, सॉल्टेशन कहते हैं जिसे। और हवा में लटकते महीन कण अपेक्षाकृत अधिक दूरी तक उड़ाकर ले जाए जा सकते हैं, चूंकि पवनों द्वारा, समझें, पवनों द्वारा कणों का परिवहन उनके आकार एवं भार के अनुरूप ही होता है, ठीक है। आप भी हैं, आप भी हल्की चीज़ों को ज़्यादा दूर तक ले जा सकते हैं, वहीं भारी चीज़ जो होगी तो आपको भी उसका भार महसूस होगा, आप थक जाएंगे, आप जल्दी उसको छोड़ देंगे। इसी प्रकार से समझे कि जो हवा है वह बारीक और हल्के कणों को दूरी तक ले जाती है, और कहीं ना कहीं जाके जब उसकी गति घट जाती है, रुक जाती है, तो कणों के जो आकार के आधार पर उसकी निक्षेपण की प्रक्रिया होती है, जिसे क्या बनते हैं, बालू टिब्बे बनते हैं। और इन टिब्बों के भी आकार हैं, जैसे बरखान है, शीफ है, ठीक है, ये आपको देखने को मिलेंगे। बरखान है, शीफ है, और चंद्रनुमा आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। चंद्राकार एक टिब्बों की संरचना बनेगी, ठीक है। पैराबोलिक, अनुप्रस्थ, तो इस प्रकार से टिब्बों का यहाँ पे निर्माण होता है, किससे, पवनों द्वारा निक्षेपण से, ठीक है। ये निक्षेपित स्थल रूप थे पवनों के, और अपर्दनात्मक आपने देख ली छत्रक और पलाया, ठीक है। चलिए, तो ये थी हमारी आज की क्लास। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और ज्वाइन करें डिलाइट आईएएस टेलीग्राम चैनल, जहाँ पे आपको प्रीलिम से जुड़े कुछ करंट अफेयर के बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें आपके लिए प्रोवाइड की जा रही हैं, तो ज़रूर से ज़रूर ज्वाइन करें, और डिलाइट आईएएस को शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू।